बिस्तर से उठकर साड़ी लपेटते अस्मा बाई कमरे से बाहर निकल आई थी। एक अंगड़ाई लेकर उसने हवेली के बड़े से हॉल में नजर डाली, जहां काफी हद तक सन्नाटा छा गया था। वजूद में उठती दर्द की लहरों को नजरअंदाज करते वो सहज सहज कर कदम उठा रही थी कि उसकी पायल की छनकार ऊपरी मंजिल में पूरी तरह गूंज रही थी। एक दो शराबी बैठे अभी भी झूम रहे थे और महक उन्हें गजल सुनाने का काम कर रही थी। अस्मा बाई ने मुस्कुराकर महक को इशारा दिया कि इन्हें मजीद बिठा कर रखो, और खुद अपने दूसरे कमरे तक बढ़ने लगी, जो उसकी आरामगाह थी। चलते चलते वो मेहरू के कमरे के दरवाजे के पास रुकी थी और अंदर से आती आवाजें सुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो जानती थी अंदर क्या चल रहा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती वो अपने कमरे में चली गई। थकन ज़दा वजूद लिए बिस्तर पर बैठती उसने जोहरा को हुक्म दिया कि गर्म पानी का इंतजाम करो और गुलाब की पत्तियां डालना मत भूलना। जोहरा भागकर गर्म पानी का इंतजाम करने चली गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि पांव पटकते हुए मेहरुन्निसा उसके सामने आके खड़ी हो गई। ये कैसा गाहक दिया था मुझे? मुझे बूढ़े गाहक नहीं चाहिए। मैंने 1000 बार कहा है कि किसी जवान मर्द को ही मेरे कमरे में भेजा करो। इन बूढ़े गाहकों को खुद निपटा लिया करो। मेरी सारी रात बर्बाद कर देते हैं और जहनी मरीज अलग होते हैं। मेहरुन्निसा बदतमीजी से अस्मा बाई के सामने लड़ाई करने खड़ी हो गई। जवानी का नशा जिस्म तक ही रहना चाहिए मेहरू, दिमाग पर चढ़ जाए तो रोग बन जाता है। देख रही हूं मैं आजकल तेरी जवानी का नशा तेरे दिमाग पे चढ़ने लगा है। ऐसी औरत को मर्द पसंद नहीं करता। समझ रही है ना क्या कह रही हूँ? गांव तकिए से टेक लगाते अस्मा बाई ने बड़ी समझदारी से मेहरुन्निसा को समझाने की कोशिश की थी। अस्मा बाई, खुदा के वास्ते अपनी सालों पुरानी घिसी पिटी बातें मुझे ना सुनाया कर। मानती हूं कि तू अपनी जवानी में बड़ा सितम ढाती थी, लेकिन अब तू बूढ़ी हो गई है। कब तक इस कोठे पे राज करेगी? बहुत जल्द मेरा वक्त आएगा। मैं, मेहरुन्निसा, इस कोठे की मालिकन बनूंगी। मेहरुन्निसा ने अकड़ कर अस्मा बाई को देखा था और अस्मा बाई की हंसी छूट गई थी। कितने दिन हुए हैं तुझे इस कोठे पे आए हुए मेहरू? 4-5 सालों में तू यहाँ की मालिकन बनने के ख्वाब देखने लगी। कह रही हूं ना, तेरी जवानी का नशा तेरे जिस्म से ज्यादा तेरे दिमाग को चढ़ गया है। जब भी बहकी बहकी बातें करती है। अस्मा बाई ने सारी जिंदगी इस कोठे को दी है। 14 साल की थी मैं जब इस कोठे पर आई थी। आज 60 साल की हो चुकी हूँ। जितने तेरे सर में बाल नहीं है ना, उतने मैंने मर्द भुगताए हैं। तेरी आंखों ने तो दुनिया के इतने रंग नहीं देखे जितने रंग मैंने इन बदसात मर्दों के देखे हैं। तू मेरा मुकाबला कहाँ कर सकती है? अस्मा बाई ने पीछे होकर तख्त पर अपनी टांगे सीधी की थी। हुक्के से धुआं निकालती वो बड़े गौर से मेहरुन्निसा को देख रही थी, जो आजकल कोठे में बुरी तरह फुदक रही थी। हर गाहक पर वो अपना रोब जमाती, हर तवाइफ को वो अपनी गुलाम समझती। इसके पीछे छुपी वजह को भी अस्मा बाई बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कि मेहरुन्निसा के इन परों के पीछे किसका हाथ है, और अब तो उसने अस्मा बाई के सामने खुलकर कोठे की मालिकन बनने का ख्वाब जाहिर कर दिया था। लेकिन उसकी बात पर अस्मा बाई सिर्फ खिलखिलाकर हंस ही सकी थी। इस कोठे में आना, यहाँ की मालिकन बनना, चूड़ियां पहन लेना जैसा आसान नहीं था कि जरा सा कट लगता और चूड़ियां हाथों में चढ़ जाती। यहाँ तक पहुंचने के लिए अस्मा बाई ने जितने जख्म सहे थे, जितनी जिल्लत उठाई थी, जितने दाग झेले थे, ये सिर्फ वो ही जानती थी। इसीलिए उसे मेहरू पर हंसी आ रही थी। ए फराज, जा इसे ले जा। रात महफिल के लिए तैयार होना होगा। अभी थकी हुई है, इसीलिए इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। कुछ अरसे बाद इसे खुद समझ आ जाएगा कि ये अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही है। अस्मा बाई ने इशारे से फराज को हुक्म दिया था और वो जबरदस्ती मेहरू को हाथ पकड़कर वहां से हटाने लगा। देख लेना अस्मा बाई, बहुत जल्द मेरा वक्त आएगा। मेहरू गुस्से में चीख के कह रही थी। अरे मेरी प्यारी मेहरू, पहले ये तो समझ ले कि हमें मर्द की उम्र नहीं जेब देखनी होती है। तुझे तो अभी तक ये बात ही समझ में नहीं आई। धंधा क्या खाक करेगी? अस्मा बाई ने फराज को इशारा किया
तो वो मेहरू को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले गया। अस्मा बाई, मुझे खौफ आ रहा है। ये आपके मद्दे मुकाबिल खड़ी हो रही है। वैसे भी अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं। गाहक तो आपसे भुगताए नहीं जाते। ऐसा ना हो ये जल्द ही आपको किसी कोने से लगा दे। ये दूसरी तो वाइफों की तरह नहीं है। अस्मा बाई की खास मुलाजिमा परेशानी के आलम में पूछ रही थी। फिक्र ना करो जोहरा, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये मुझे किनारा कर सके। वैसे भी जिस मर्द के बलबूते पर ये इतना उछल रही है ना, वो 4 दिन से ज्यादा इस पर अपनी नजर करम नहीं जमा सकता। इन मर्दों को मैं पहली ही नजर में भांप जाती हूँ। ये मधुमक्खी की तरह होते हैं। एक फूल का रस चूस लिया तो फिर दूसरे रसीले फूल की तलाश में निकल पड़ते हैं। जमाने की ऊंच नीच देख रखी है मैंने। इस जैसी कितनी आई और कितनी गई। अस्मा बाई के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सका। अस्मा बाई ने गहरा सांस लेकर अपने दुख को अंदर ही छुपा लिया था। कहाँ है वो 13 साल की लड़की जिसे फराज पकड़ कर लाया था? जरा उसके दर्शन तो कराओ। हम भी देखें कि अब कौन सी नई फुलझड़ी आई है। अस्मा बाई ने मुस्कुराकर जोहरा को हुक्म दिया और अपने गमों को दोबारा अपने अंदर समो लिया। थोड़ी देर बाद जोहरा एक 13 साला मासूम सी लड़की को खींच कर अस्मा बाई तक लाई थी। वो हाथ जोड़े अस्मा बाई के आगे गिड़गिड़ा रही थी। मुझे घर जाना है, मुझे वापस भिजवा दें। अस्मा बाई ने मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ रखा। परेशान क्यों होती है गुड़िया, भिजवा दूंगी तेरे घर। पहले ये तो बता तेरा नाम क्या है और तू अकेले स्टेशन पर क्या कर रही थी? मेरा नाम नौशीन है, रोते हुए वो कहने लगी। मैं अपने घर से भागी थी, बस स्टेशन पे आके बैठ गई और फिर वो आदमी मुझे यहाँ ले आया। वो रोते हुए टूटे फूटे लफ्जों में कहने लगी। अच्छा, तू खुद घर से भागी थी, मगर तू तो कह रही है तुझे घर जाना है। घर ही जाना था तो भागी क्यों थी मेरी गुड़िया? अम्मा मुझे टिकटॉक की वीडियोस नहीं बनाने देती थी। मैं जब भी अपनी वीडियो बनाती थी अम्मा मुझे बहुत मारती थी, इसलिए मैं गुस्से में घर से भाग निकली थी। लेकिन अब मुझे अपने घर वापस जाना है। नौशीन रोते हुए अस्मा बाई को उसके बचपन की याद दिला गई। अच्छा, तो तुझे भी डांस करने का शौक है? अस्मा बाई ने आहिस्तगी से नौशीन के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। उसने हाँ में सर हिलाया। कहने लगी, हाँ मुझे डांस करने का शौक है। मैं अपनी वीडियो पोस्ट करती थी तो बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आते थे। लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का और भी शौक हो गया। लेकिन अम्मा मुझे वीडियो नहीं बनाने देती थी। जब भी मैं गुस्से में घर से निकल गई। लेकिन मैं ऐसे सबके सामने रक्स नहीं कर सकती। नौशीन बुरी तरह घबराई हुई थी। टिकटॉक पर भी तो तेरा रक्स दुनिया देखती थी, तो फिर यहाँ रक्स करने में क्या मसला है? यहाँ तो कोई तुझे रोकेगा भी नहीं। मैं खुद तुझे गुरु दूंगी जो तुझे रक्स सिखाएगा। तू यहाँ सबके सामने रक्स करेगी तो सब तारीफ भी तेरे मुंह पे करेंगे। अस्मा बाई ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया था। नहीं नहीं, ये तो गलत है, मैं अपने घर जाऊंगी। अगर मोबाइल पर नाच गाना गलत नहीं है तो फिर यहाँ करना क्यों गलत है? अस्मा बाई उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थी। नौशीन के अल्फाज कहीं खो गए थे। उसे समझ आ गया था कि टिकटॉक पर नाच गाना करना भी उतना ही गलत था जितना इस कोठे पर। लेकिन अब क्या हो सकता था? वो फूट फूट कर रो रही थी। अस्मा बाई ने उसके सर पर हाथ फेरा और जोहरा से कहने लगी कि इसे इसके कमरे में ले जाओ और बिल्कुल परेशान ना करना। मैं इसे वापस इसके घर भिजवा दूंगी। जोहरा मुस्कुराते हुए नौशीन को कमरे में ले गई और अस्मा बाई ने वापस अपने गांव तकिए से टेक लगा ली। बीबी जी, गुसल का पानी तैयार हो गया है, खुशबू भी मिला दी है, आ जाए। जोहरा वापस आ गई थी। जोहरा बाई खड़े होते हुए कहने लगी, देखो, उस बच्ची का ख्याल रखना। अभी नई नई है, उसे ज्यादा परेशान ना करना। 2-4 दिन बाद खुद ही समझ आ जाएगी, और अगर ना समझी तो फिर मैं खुद समझा दूंगी। सोचो में गुम सर हिलाते हुए अस्मा बाई गुस्ल के लिए चली गई। जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इस कोठे का यही उसूल था। यहाँ रातें जागती थीं और दिन सोते थे। अस्मा बाई भी खुशबू वाला गुस्ल लेकर अब सुकून की नींद सो चुकी थी। शाम गए वो जागी
तो महफिल की तैयारियां शुरू हो गई। जोहरा फूलों के गजरे लिए बारी बारी सबके कमरे में जा रही थी। अस्मा बाई अपनी सुर्ख बनारसी साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी कि जभी चीखों की आवाज सुनाई दी। अस्मा बाई ने एक गहरी सांस ली। ये चीखों की आवाज मेहरुन निसा की थी, जो फिर किसी बात पर हंगामा कर रही थी। कुछ ही देर बाद जोहरा उल्टे कदमों दौड़ती हुई आई। कहने लगी, मेहरुन निसा को नई साड़ी चाहिए, वो आज पुरानी साड़ी नहीं पहनना चाहती। अस्मा बाई ने एक गहरी नजर जोहरा पे डाली। कहने लगी, इस औरत के कुछ ज्यादा ही पर पुर्जे निकल आए हैं। गुस्से में खड़ी होती वो मेहरुन निसा के सर पर पहुंच गई। क्या मसला है तेरे साथ मेहरू? क्यों रोज तमाशा खड़ा करती है? महफिल का वक्त होने वाला है, खामोशी से तैयार हो जा। क्यों ना करूं मैं तमाशा? ये कोठा मेरे पैसों से चलता है। आप भी जानती हैं शौकत अली मुझ पर किस तरह से पैसा लुटाता है, और सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। तो फिर मैं नई साड़ी क्यों नहीं पहन सकती? मेहरुन निसा की बात पर अस्मा बाई कुछ देर के लिए खामोश हो गई। ये जो तुझे नवाब शौकत अली की मोहब्बत पर इतना घुमंड है ना, 4 दिन में खुद ही उतर जाएगा। बहुत देखे हैं मैंने इस जैसे नवाब। और जिस पैसे की तू बात कर रही है ना, वो सिर्फ तेरा नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद हर औरत का है। यही साड़ी पहन ले, बाद में नई साड़ियां भी आ जाएंगी। गुस्से में कहती अस्मा बाई वापसी के लिए पलट गई थी। मेहरुन निसा के चीखने चिल्लाने को उसने नजरअंदाज कर दिया था। कुछ ही देर बाद महफिल की रौनक उरूज पर थी। नवाब शौकत अली अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सबसे ऊंची मसंद पर बैठा था, और मेहरुन निसा के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। शौकत अली जिस दिन इस कोठे पर चला आता, मेहरुन निसा के भाग जाग जाते, क्योंकि वो उसके बहुत ज्यादा लाड उठाया करता था। मेहरुन निसा का रक्स शुरू हुआ। तबले की थाप पर उसके पैर पूरी तरह थिरक रहे थे। नाजुक कमर लचकाती, अपनी अदाओं के जाल दिखाती, वो वहां मौजूद हर मर्द के दिल पर बिजली गिरा रही थी। लेकिन मेहरुन निसा की अपनी नजर सिर्फ नवाब शौकत अली पर थी, जो सफेद कमीज शलवार पर वेस्ट कोट पहने अपनी मूछों को ताव दे रहा था। हाथों में मोटी मोटी नोटों की गड्डियां और सोने की घड़ी दूर से ही अपनी कीमत बता रही थी। मेहरुन निसा रक्स के दौरान कई दफा नवाब शौकत अली के कदमों में जाके बैठी थी, और नवाब शौकत अली ने बहुत आहिस्तगी से अपनी उंगलियों से मेहरुन निसा के लबों को छुआ था। मेहरुन निसा उसके करीब होती, फिर एक झटके से दूर हो जाती। वो नवाब शौकत अली को पूरी तरह तड़पा रही थी, और बिलाखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। थोड़ी ही देर बाद नवाब शौकत अली मेहरुन निसा का हाथ थामे उसके कमरे में चला गया था, और पीछे से महक ने मेहरुन निसा की जगह संभाल ली थी। अस्मा बाई अब रक्स का काम नहीं करती थी, इसीलिए वो खामोशी से कोने में बैठी बस सारे ग्राहकों पर नजर रखती, या फिर वो सारे पैसे इकट्ठे करती जो यहाँ आने वाले ग्राहक नजराने के तौर पर तवाइफों पे लुटाया करते थे। अभी भी उसने खामोशी से नवाब शौकत अली और मेहरुन निसा को कमरे की जानिब जाते हुए देखा था। अस्मा बाई को अच्छी तरह मालूम था कि सुबह के सूरज के साथ मेहरुन निसा के कांधे भी पूरी तरह चढ़ जाएंगे, और वो मजीद सब लोगों को अपना गुलाम समझेगी। और यही सोचकर अस्मा बाई के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। बहुत अच्छी तरह वो नवाब शौकत अली जैसे मर्दों को जानती थी, जो कुछ दिनों बाद किसी नई तवाइफ पर आशिक हो जाया करते थे। अस्मा बाई ने सोच लिया था कि मेहरुन निसा की जगह किसे देनी है, बस कुछ वक्त की बात थी। फिर मेहरुन निसा की जगह अस्मा बाई किसी और को खड़ा करने वाली थी। अपनी सोच के साथ साथ अस्मा बाई की मुस्कुराहट भी गहरी होती चली गई। रात 4 बजे के करीब महफिल खत्म हुई। एक एक करके सारी तवाइफें अपने ग्राहकों को लेकर अपने अपने कमरों की जानिब चली गई। अस्मा बाई ने फराज को सारी महफिल समेटने का हुक्म दिया। खुद धीरे धीरे कदम उठाती नौशीन के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। आहिस्तगी से दरवाजे पर हाथ रखते हुए अंदर दाखिल हुई तो नौशीन डरी सहमी सी अपने बिस्तर पर सो रही थी। वो अपने आप में सिमटी हुई थी। अस्मा बाई उसके करीब ही बैठ गई, उसके माथे पर हाथ रखा जो पूरी तरह बुखार से तप रहा था। अस्मा बाई के हाथ रखने से नौशीन घबरा के उठी, फिर रोते हुए वही जिद कर रही थी कि मुझे घर भेज दो।
اسما بائی نے مسکرا کے اس کے ماتھے کو چوم لیا. کہنے لگی میری بچی، تو 2 راتوں سے گھر سے باہر ہے. تجھے کیا لگتا ہے تیرے گھر والے تجھے قبول کر لیں گے؟ واپس جانے کی ضد نہ کر. اسی کوٹھے کو اپنا گھر سمجھ لے. دیکھ میں تیری ماں جیسی ہوں، تیری ہر خواہش پوری کر دوں گی. چلا میں تجھے رقص سکھاتی ہوں. بخار میں تپتی ہوئی نوشین کو اسما بائی نے ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. وہ ڈری سہمی سی اسما بائی کے سامنے کھڑی تھی. اسما بائی نے اپنی ساڑی کا پلو ایک طرف ڈھلکا کر اپنی کمر پر باندھا اور لمبے بالوں کا جوڑا لپیٹتی ہوئی اپنے رقص کا جادو بکھیرنا شروع کر دیا. نوشین حیرت سے اس 60 سالہ عورت کو دیکھ رہی تھی جو کسی جوان لڑکی سے بھی زیادہ پھرتی سے رقص کر رہی تھی. اسما بائی کے پیر اتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے کہ نوشین کی نظریں ان پر ٹک گئیں. جب رقص ختم ہوا تو اسما بائی مسکرا کر نوشین سے کہنے لگی، دیکھو اسے کہتے ہیں رقص. تم کیا تھوڑا بہت رقص کر کے خوش ہوتی تھی؟ چلو اب شروع کرو. نوشین نے انکار میں سر ہلایا تو اسما بائی نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا. کہنے لگی نوشین، میں تجھے بہت خاص جگہ دینا چاہتی ہوں. پتہ ہے اگر تو میری بات مان تو میں تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دوں گی. یہاں سے واپسی کا تو ہر راستہ بند ہے، لیکن آگے جانے کا ہر راستہ کھلا ہے. نوشین نے حیرت سے اسما بائی کی جانب دیکھا تھا، جیسے وہ اس کی بات نہ سمجھی ہو. تو اسما بائی مسکرا اٹھی. چل یہ کیا سفید رنگ کا شلوار قمیض ڈال رکھا ہے؟ یہاں کوئی مرگ میت تھوڑی ہوئی ہے. اسے اتار کے پھینک. یہ کوٹھا ہے کوٹھا، یہاں شوخ رنگوں کو جگہ ملتی ہے. چل میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے ساڑی پہناتی ہوں. میں خود تجھے سجاؤں گی، پھر دیکھنا تو کتنی حسین لگے گی. نوشین نے گھبرا کر انکار کیا تو اسما بائی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دوپٹہ کھینچ کے ایک طرف پھینک دیا اور غور سے اس کے وجود کو دیکھنے لگی. سر سے پاؤں تک نوشین کا جائزہ لے کر اسما بائی کا دل خوش ہو گیا تھا. تو بہت ہی خوبصورت ہے لڑکی، لگتا ہی نہیں ہے 13 سال کی ہے. جوانی کا نشہ تو تجھے چڑھنا چاہیے، لیکن چڑھ کسی اور کو گیا. نوشین نے جلدی سے اپنے بازوؤں سے اپنا سینہ چھپایا تو اسما بائی نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے سیدھا کر دیا. اگر مجھ سے شرمائے گی تو گاہک کے سامنے کیا کرے گی؟ کان کھول کر بات سن لے گڑیا، اگر مجھے پریشان کرے گی تو سزا ملے گی. بہتر ہے کہ خوشی خوشی میری بات مان لے. اسما بائی نے زہرا کو آواز لگائی. کہنے لگی میری نئی نگینے والی ساڑی لے کے آ، وہ ساڑی مجھ سے زیادہ نوشین پر جچے گی. زہرا مسکراتے ہوئے دوڑ گئی اور کچھ ہی دیر بعد زیورات اور ساڑی لے آئی. اسما بائی نے خود اپنے ہاتھوں سے نوشین کے لباس کو اس کے وجود سے جدا کرنا چاہا تو وہ ایک دم چیخ اٹھی. اسما بائی زور سے ہنسی. کہنے لگی ارے میں تو تیری ہی جنس کی ہوں، پھر اتنا شور کیوں؟ کل کو تجھے کسی اور کے آگے بھیجوں گی تو کیا ایسے شور مچائے گی؟ چل تجھے ایک کام کی بات بتاتی ہوں، جتنا تو شور مچائے گی گاہک کو تجھے نوچنے میں اتنا مزہ آئے گا، اس لیے اپنی آواز کو دبانا سیکھ لے. یہ کہہ کر اسما بائی زور سے ہنسی تھی، جبکہ یہ سن کر نوشین کی جان نکل گئی تھی. مگر اسما بائی کے آگے اس کی ایک نہ چلی. اسما بائی نے اس کے لباس کو کھینچ دیا اور اسے ساڑی پہنانے لگی. اپنے بازوؤں سے خود کو چھپاتے نوشین سسک سسک کے رو رہی تھی، لیکن اسما بائی نے اس کے رونے کی پرواہ نہ کی، بلکہ بہت زور سے کس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھینچ کے اس کی کمر پر باندھا تھا. نوشین کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی. یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہی ہے. نوشین نے ڈوری کی طرف اشارہ کیا تھا. اسما بائی نے اسے کھینچ کر آئینے کے آگے کھڑا کر دیا. یہ دیکھ تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. یہ ڈوریاں ایسے ہی باندھی جاتی ہیں، تیری خوبصورتی اسی سے تو نظر آ رہی ہے. نوشین نے آئینے میں نظر بھر کر خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی. جامنی کلر کی نگینے والی ساڑی پہنے گوری رنگت کی نوشین پوری طرح دمک رہی تھی. اسما بائی نے بہت بڑا نگینے جڑا سیٹ اس کی گردن میں ڈالا تھا، بڑے بڑے جھمکے پہنائے تھے اور پھر اس کے لمبے بالوں کو کھول دیا تھا. مختصر سا بلاؤز اس کی خوبصورتی کو پوری طرح عیاں کر رہا تھا.
13 साला नौशीन कद काठ में अच्छी खासी लंबी चौड़ी और खूबसूरत थी। ये साड़ी पहनते ही वो पूरी तरह खिल उठी थी। अस्मा बाई ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ नीचे ले गई। कहने लगी, देख नौशी, खामोश बैठेगी तो तेरा फायदा है, वरना मैं तुझे बहुत बुरी सजा दूंगी। उसने अपने बराबर में तख्त पर ही नौशीन को बिठा लिया। घड़ी सुबह के 6 बजाने वाली थी और अस्मा बाई को अच्छी तरह मालूम था कि यही वो वक्त है जब नवाब शौकत अली मेहरुन्निसा को अलविदा कह के वापसी के लिए निकलता है। अस्मा बाई का दिमाग बहुत तेजी से 2 और 2 4 कर रहा था। कुछ देर तक अस्मा बाई गौ तकिए से टेक लगाए मुंतजिर बैठी रही और फिर उसकी मन की मुराद पूरी हुई। नवाब शौकत अली अपनी मस्ती में झूमता हुआ सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। हाथ उठाकर उसने अस्मा बाई को वापसी के लिए सलाम कहा था। इतने में उसकी नजर नौशीन पर पड़ी और वो दम बखुद रह गया। उसकी नजरें नौशीन के हसीन सरापे पर ठहर गईं। ये कौन है? उसने इंतहाई इश्तियाक से पूछा था। ये मेरी बेटी है, नौशी नाम है इसका। अस्मा बाई ने मुस्कुराकर बड़ी नजाकत से जवाब दिया था। उनका तीर बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर लगा था। नौशी। नवाब शौकत अली ने जेरे लब नौशीन का नाम दोहराया। आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। वो हैरान हो रहा था। आपको मेहरुन निसा से फुर्सत मिले तो कोई और नगीना नजर आए। वैसे भी नौशी हर किसी के लिए नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए कोई खास जौहरी तलाश करूंगी जो उसकी कदरों कीमत जानता होगा। नवाब शौकत अली के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस हीरे की चमक देखना चाहता हूँ। आखिर को जौहरी तो मैं भी हूँ, परखना मुझे भी आता है। वो जोर से हंसा था। साथ ही अस्मा बाई की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई थी। ठीक है नवाब साहब, रात की महफिल में तशरीफ ले आइएगा। आज की महफिल खास नौशी के नाम होगी। अगर आप जौहरी हैं तो जान जाएंगे कि अभी तक आप कोयले को हीरा समझ रहे थे। असल कोहे नूर तो हमारी नौशी है। ये कहकर अस्मा बाई ने नौशी के माथे पर चूमा था। नौशी ने घबराहट और शर्म से नजरें चुराई हुई थी। नवाब शौकत अली सीने पर हाथ रखे नौशीन को सलाम कहता बाहर निकल गया। जाते जाते उसने पलटकर एक निगाह नौशीन पर डाली थी। उसके जाते ही अस्मा बाई नौशीन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। चल मेरी बच्ची, अब आराम कर। शाम को तुझे बहुत मेहनत करनी है। रक्स तो तुझे आता ही है। रात होने से पहले पहले कुछ नजाकतें और अदाएं मैं तुझे सिखा दूंगी। याद रखना, नवाब शौकत अली रात को तेरे कमरे में होना चाहिए। उस महरुन निसा के सारे कसबल मैं यूं निकाल दूंगी। नौशीन, जो इस सारे फसाद से बेखबर थी, वो बुरी तरह खौफजदा हो गई। मैं ये सब नहीं कर सकती, वो हकलाते हुए अस्मा बाई को इनकार कर रही थी। अस्मा बाई ने तेजी से नौशीन के बालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। घर छोड़ते वक्त तूने नहीं सोचा था कि बाहर जाकर क्या करेगी? नाच गाने के लिए ही घर छोड़ा था ना, तो बस वो ही करना है। अस्मा बाई उसे खींचते हुए अपने साथ कमरे में ले गई और उसे सोने के लिए लिटा दिया, क्योंकि शाम से उसे मेहनत शुरू करनी थी। रोते रोते नौशीन की आंख लग गई। शाम को जब वो उठी तो तबले की थाप उसके कानों में गूंज रही थी। हर तरफ महफिल की तैयारियां हो रही थीं। अस्मा बाई ने खुद नौशीन को रक्स सिखाने और अदाएं समझाने का काम शुरू कर दिया था। नौशीन ने शुरू में थोड़ा बहुत तंग किया था, लेकिन फिर उसने रक्स सीख लिया जो अस्मा बाई उसे सिखाना चाहती थी। उसके बाद अस्मा बाई ने उसे अपने साथ बिठा लिया। देख नौशीन, तू बड़ी समझदार गुड़िया है। रक्स तो तू सीख गई है। अब तुझे मेरा बहुत ही जरूरी काम करना है। रात को नवाब शौकत अली को खुश करना है, ताकि वो फिर कभी नजर उठाकर किसी और को ना देख सके। सोच ले, अगर वो नवाब तुझसे खुश हो गया तो फिर मैं तुझे किसी और गाहक को नहीं सौंपूंगी। एक ही नवाब के साथ तेरी आधी जिंदगी गुजर जाएगी। तुझे भी तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। कोठे का काम भी चलता रहेगा। लेकिन याद रखना, अगर पहली रात में वो तुझसे खुश ना हुआ तो वो दोबारा उस मेहरुन निसा से जा चिपकेगा।
इस कोठे में अपनी जगह बनानी है तो तुझे नवाब शौकत अली को अपने काबू में करना होगा। 13 साला नौशीन, जिसे किसी बात की कुछ खबर ना थी, ये सब सुनकर वो दिल ही दिल में हौल रही थी। ना यहाँ से भागने का कोई रास्ता था, ना इनकार करने की हिम्मत थी। उसे बस वही करना था जो अस्मा बाई ने उसे समझा दिया था। वो खामोशी से सर हिला गई, क्योंकि जोहरा उसे पहले ही पूरी तरह डरा चुकी थी। अस्मा बाई को रात की महफिल का इंतजार था। 10 बजते ही गाहकों ने आना शुरू कर दिया। नवाब शौकत अली अपनी ऊंची मसंद पर आकर बराजमान हो गया। मेहरुन्निसा सज धज कर नीचे आई, लेकिन अस्मा बाई ने आवाज देकर उसे रक्स से रोक दिया। वो हैरत से अस्मा बाई की जानिब देखने लगी, क्योंकि रक्स तो हमेशा मेहरुन्निसा ही शुरू करती थी। अस्मा बाई मुस्कुरा के कहने लगी, आज रक्स हमारी नौशीन शुरू करेगी। मेहरुन्निसा अभी तक नौशीन से बेखबर थी, इसलिए उसे देख के हैरान रह गई। सुर्ख रंग के घेरदार गरारे में तंग चोली पहने, अपना चेहरा घूंघट में छुपाए, छोटे छोटे कदम उठाती नौशीन बीच हॉल में आकर खड़ी हो गई। हर किसी की निगाहें उस पर पूरी तरह जम गई थीं। कोई नहीं जानता था कि घूंघट के पीछे कौन है। और फिर तबले की थाप पर नौशीन ने जैसे ही अपना घूंघट पलटा, तो हर कोई अपना दिल थाम के रह गया। वो खूबसूरती की हसीन मूरत मालूम हो रही थी, जो किसी गुड़िया की तरह अपने हुस्न का जादू बिखेर रही थी। घूंघट उठाने के बावजूद वो रक्स शुरू नहीं कर पाई थी। घबराहट से उसके हाथ पांव कांप रहे थे। शर्म और खौफ ने उसे अपने हाले में लपेट रखा था। सारे गाहक मुंतजिर निगाहों से उसे देख रहे थे। इससे पहले कि अस्मा बाई उसे कुछ कहती, नवाब शौकत अली अपनी जगह से उठा और नौशी के करीब पहुंच गया। एक मोटी नोटों की गड्डी उसने नौशी की चोली में फंसाई, फिर वापस अपनी जगह पे जाके बैठ गया। नौशी ने घबरा के अस्मा बाई को देखा, जो उसे निगाहों ही निगाहों में रक्स शुरू करने का हुक्म दे रही थी। नौशीन ने खौफ के आलम में आंखें बंद करके अपना रक्स शुरू कर दिया। उसका रक्स, उसकी लचकती कमर, थिरकते पैर हर किसी के दिल को बेकरार कर रहे थे। और साथ ही मेहरुन्निसा की दुनिया भी उथल पथल हो गई थी, क्योंकि नवाब शौकत अली की मोहब्बत भरी निगाहें नौशीन के वजूद पर पूरी तरह जम चुकी थीं।